हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूनिक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 इसके अंतर्गत नई पुस्तक कक्षा 7 विषय हिंदी मेरी भावना पाठ 1 से पाठ 5 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 1 का प्रश्नोत्तर। पाठ 1 में है मेरी भावना। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो ए नंबर सही होगा, हृदय में प्रेम की भावना होना चाहिए। दूसरे में है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर में लिखना है मेरी भावना कविता के अनुसार हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? उत्तर में लिखना है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे तथा परोपकारी कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर में लिखना है मेरी भावना कविता में कवि दुष्टों व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7, लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है मेरी भावना कविता से मुझे सभी लोगों से मैत्री भाव रखने और दूसरे जीव जंतुओं से साम्य भाव रखने की शिक्षा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी से मैं एक मित्र की भांति व्यवहार करूं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है बच्चे संसार के सभी लोगों से सरलता और सत्यता का व्यवहार रखना चाहता है, वे किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? इस कविता में कवि दुर्जन, क्रूर और सत्य के मार्ग से भटके हुए व्यक्तियों पर साम्य भाव रखने को कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला पाठ आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 2 का प्रश्नोत्तर। पाठ 2 में है दादी की घड़ी। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, विभा से आते ही जोरदार ऐलान किया वाक्य में रेखांकित शब्दांश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निपात। दूसरे में है तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की यह तरकीब दीपू के किसने बताई? दादी ने, तो आपको डी नंबर आंसर लगा देना, दादी ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? उत्तर में लिखना है दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां आता है, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? उत्तर में लिखना है, सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना चुप रह जाना। वाक्य में प्रयोग करना है, घड़ी के टूट जाने के बाद दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। नेक्स्ट है, घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर में लिखना है, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। पहला है दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना। फिर दूसरा है भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह की बेगर ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी नहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है। हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पार्ट 2 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 3 में है मेरी वसीयत। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी, पुराने रीति रिवाज की। फिर दूसरे में है नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। पहला होगा ना, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा ना। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? उत्तर में लिखना है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। ना शब्द जोड़ के बनाना है नाराज। फिर दूसरा है ना और मुमकिन, नामुमकिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। प्रेम के बदले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। वी और कार को जोड़ के बनाना है विकार। वी और साल को जोड़ के बनाना है विशाल। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें
बंध जाना एक धोखा मानते थे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहाँ किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9। अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। पहला है, मेरे ज़िले की नदी का नाम वैनगंगा है। दूसरा है, यह नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। तीसरा है, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियाँ लिखिए। मैंने सुबह के समय गंगा नदी को मुस्कुराते देखा है। दूसरा है, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा है, गंगा नदी भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। ये था लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी एटिकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 4 का प्रश्न उत्तर। पाठ 4 में है 2 कविताएँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरे में है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? कदम्ब को। फिर इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? वर्षा के आगमन पर मेढक जो अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं, उस ध्वनि को यहाँ कहाँ गया है? दादुर का कंठ खुला है। दादुर का कंठ खुला। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4। मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है? वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है विद्युत चपला। फिर नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। क्रमांक 7 में है दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को जोड़कर लिखिए। शब्दों को खोजकर लिखिए। खुला धुला, चंदन वंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उस मिट्टी से खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? उत्तर में लिखना है बादल में जब गरजने की और बिजली के चमकने की ध्वनि आती है तो ऐसा लगता है मानो बादल गुस्से में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। ठहनी ठहनी ने कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कदम के पेड़ में जब गेंद के समान फल आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम के पेड़ पर कंदुक गेंदें झूल रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11। मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा ऋतु के आगमन पर बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है। मेढकों का कंठ खुल जाता है। चारों ओर साफ सफाई हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का हृदय खुल गया हो।
गीली मिट्टी हरी चंदन के समान लगने लगती है और किसान अपने हलों को खेती के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। पहला है वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। दूसरा में लिखना है वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। तीसरा है वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। चौथे में है मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। पांचवा है वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाए रहते हैं। छठवें में है वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। सात में है इस ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। आठ में है वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। फिर नौवां है वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। 10 में है वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ भी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।